हेलो एवरीवन, तो रिवीजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे मंडी उप निरीक्षक, शिक्षक भर्ती वर्ग 3, परिवहन आरक्षक या फायरमैन, जिसमें रीजनिंग का सिलेबस रखा गया है, तो उसको वर्तमान पैटर्न को आधार मानकर मैंने एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। एक नहीं, कई प्रैक्टिस सेट हम लगाने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको आने वाले परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वर्तमान में, उसको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो दोस्तों, हम जीरो लेवल से शुरू करने वाले हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। साथ ही साथ मैथ्स के भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। साथ ही साथ जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, वहां पर आप जाकर इसका प्रैक्टिस और ज्यादा कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पर पीडीएफ देख पा रहे होंगे। इसमें जो मैंने ना बेसिक लेवल से अभी स्टार्ट किया है। ऐसा मत समझिए कि यार बहुत इजी प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर, नहीं। हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, वहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम स्तर बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, प्रश्नों का स्तर इस प्रकार से होगा। वर्तमान में कूट आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस प्रकार से हैं, ठीक है। एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर इसको हम सॉल्व भी करेंगे, देख सकते हैं, ठीक है। तो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और बेसिक्स भी यहाँ पर मैं आपको कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो यदि आप पहली बार भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो भी आपसे ये प्रश्न बनने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सभी टॉपिक्स को कवर किया है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे स्तर को बढ़ाते चलेंगे। जिस लेवल के आपको प्रश्न चाहिए उस लेवल का प्रश्न मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ, क्योंकि हम वर्स्ट टू वर्स्ट के लिए भी रेडी रहेंगे। जितना कठिन आ जाए, बस हमसे प्रश्न बनना चाहिए, ठीक है। तभी यहाँ पर सिलेक्शन हमारा होगा, क्योंकि वर्तमान में कंपटीशन तो इतना अथाह है ना, तो इससे आप भली भांति परिचित हैं। तो चलिए, इसकी टेलीग्राम में चैनल में ना मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, वहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। और साथ ही साथ आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिए और लास्ट में बताइएगा कि आपके 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन पहला है, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए संख्या श्रेणी, देखिए ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन है 95, 97, 99 या 101। तो देखिए ये एक विशेष पैटर्न में जमा हुआ है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अंतर वाला, दो संख्याओं का अंतर निकालते हैं, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट देखते हैं कि आखिर कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है। तो देखिए 7 और 11 में यहाँ पर हम देखें तो इसमें अंतर है 4 का। ठीक उसी प्रकार से 11 और 20 में अंतर है 9 का। 30 और 36 में अंतर है 16 का। और 36 और 61 में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको अंतर दिख जा रहा है 25 का। तो यहाँ पर एक विशेष पैटर्न देखने को आप मिलेगा। तो हमको संख्याएं कौन कौन सी मिली, एक 4, फिर 9, फिर 16 और 25। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये किसी ना किसी संख्या के वर्ग है। जैसे 4 वर्ग है 2 का, तो 2 का वर्ग बराबर 4। ठीक उसी प्रकार से 9 है 3 का वर्ग। ठीक उसी प्रकार से 16 है 4 का वर्ग। और फिर 25 है 5 का वर्ग। मतलब 2 से चालू होकर कंटिन्यू 2, 3, 4, 5 इसका वर्ग चलते जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जहां यहाँ पर 25 है जो कि 5 का वर्ग है, तो 5 के बाद क्या आता है भाई, 6। तो जाहिर सी बात है अगली संख्या में हमको क्या जोड़ना होगा, 6 का वर्ग। तो देखिए, तो 61 में हमको 6 का वर्ग जोड़ना होगा। तो 6 का वर्ग कितना होता है, 36, ठीक है। तो दोस्तों 6 का वर्ग मतलब 36 होगा, हमको 61 में जोड़ना है। तो देखिए अगली संख्या हमको मिल जाएगी 61 प्लस 36। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 और 1 7 और 6 और 3, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। कुछ भी नहीं था, बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। इसी प्रकार से विभिन्न पैटर्न हम देखेंगे। एक ही टॉपिक से हम कई प्रकार के उसके अंदर सब टॉपिक देखेंगे, ठीक है, अलग अलग प्रकार से देखेंगे। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में अगला पद क्या होगा। फिर से वही क्वेश्चन मार्क, लेकिन अब इससे पहले संख्या वाले देखे थे, यहाँ पर हम वर्ड वाले देखेंगे, जो अल्फाबेटिकल वर्ड्स होते हैं ना उसके। तो यहाँ पर अल्फाबेट्स दिखे हुए हैं, कौन कौन सा, PDF, EGI, HJL, KMO और फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो ये एक विशेष पैटर्न से जमे हुए हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको सबसे बेस्ट ट्रिक है इसकी प्लेस वैल्यू जानना। तो जैसे P का
बी कौन से नंबर पे आता है? 2, ए के बाद बी दूसरे नंबर पे, डी आता है 4 नंबर पे, एफ आता है 6 नंबर पे। बस उसके ऊपर लिखते जाइए, ये आपको रट लेना है। आगे मैं प्रश्न में ना इसको पूरा का पूरा आपको यहीं पर याद कराऊंगा, फिर देखना आप इन सभी चीजों को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। और इन्हीं सभी चीजों को तो कथन वाले प्रश्नों में सम्मिलित करके दिया जा रहा है वर्तमान में। चलिए, ई का क्या है? 5, जी का है 7, आई है 9, ठीक है। एच का होता है 8, जे का होता है 10, एल का होता है 12, ठीक है। के का होता है 11, एम का होता है 13 और ओ का होता है 15। इस प्रकार से मैंने बस यहाँ पर उनकी प्लेस वैल्यू वर्ड्स में लिख दी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम पैटर्न अगर देखें तो पैटर्न हमको स्पेशली साफ साफ दिख रहा है। क्या? देखिए, बी के बाद है ई, तो देखिए 2 के बाद है 5, फिर 5 के बाद है 8 के बाद है 11। तो देखिए यहाँ पर 2 और 5 में कितने का अंतर है? +3 का। ठीक उसी प्रकार से 5 और 8 में कितने का अंतर है? +3 का। और 8 और 11 में कितने का अंतर है? +3 का। तो जाहिर सी बात है हर वर्ड में +3 हो रहा है, तो के बाद भी हमको क्या करना है? +3। तो भैया 11 के बाद +3 अगर हम करें तो क्या आएगा? 14। तो 14 में कौन सा है नंबर अल्फाबेट आता है? तो 14 में है एन, ठीक है। तो पहला वर्ड अल्फाबेट हमारा हो जाएगा एन, तो ऑप्शन नंबर डी तो यहाँ पर नहीं आएगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं, अब इसको मैं रब कर लेता हूँ, दूसरे वर्ड में चलते हैं, ठीक है। एक एक करके आराम से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर बिगिनर्स भी है ना जो अभी तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, दूसरे वर्ड में जाता हूँ। डी के बाद क्या है? दूसरा वर्ड है जी, जी के बाद दूसरा वर्ड है जे, जे के बाद दूसरा वर्ड है एम। तो यहाँ पर हम देखें तो 4 के बाद 7 है, 7 के बाद 10 है, 10 के बाद 13 है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी हमको क्या मिल रहा है? +3 वाला काउंटिंग। तो भैया 13 के बाद +3 क्या आएगा बताइए? तो 13 के बाद +3 आएगा 16, और 16 नंबर पे होता है टी, ठीक है। अब उसके बाद तीसरे में देखते हैं, तो तीसरे में है एफ, तो एफ के बाद है आई, आई के बाद है एल, एल के बाद है ओ। तो देखिए इसमें भी देखिए 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15। तो यहाँ पर भी +3 है, तो यहाँ पर भी हमको अगले लेटर के लिए +3 ही करना है। तो देखिए 15 लास्ट है, 15 के लास्ट में मतलब 3 जोड़िए तो क्या हो जाएगा? 18। तो 18 नंबर पे क्या आता है? तो 18 नंबर पे है आर। तो NPR हमारा आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। देखिए भैया NPR किस में है? ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, NPR हमारा करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से बस वर्ड्स अल्फाबेट्स को जमाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मिश्रित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? फिर से अब देखिए यहाँ पर अल्फाबेट्स के साथ में संख्याओं को जोड़कर यहाँ पर प्रश्न बनाया गया, ठीक है। मतलब हर टाइप यहाँ पर आपका कवर होगा। तो चलिए, A to Z, T4W, G8T, J16Q। तो इस प्रकार से बस आपको अल्फाबेट्स को समझना है कि कहाँ पर किसकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो देखिए ए का, देखिए ए है पहले नंबर पे आता है, यहाँ पर संख्या तो दी गई है 2। Z आता है 26 नंबर पे, T आता है चौथे नंबर पे, W आता है 23 नंबर पे, G का होता है 7, T का होता है 20, J का होता है 10 और Q का होता है 17 मतलब 17, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम पैटर्न देखें तो पैटर्न हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखिए A के बाद है D, D के बाद है G, G के बाद है J। तो इनमें क्या पैटर्न है? 1 के बाद है 4, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 के बाद है 4, 4 के बाद है 7, 7 के बाद है 10। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी +3 हो रहा है, यहाँ पर भी +3 हो रहा है, यहाँ पर भी +3 हो रहा है। इसका मतलब अगले अल्फाबेट के लिए हमको क्या करना होगा? सिर्फ +3 यहाँ पर करना होगा। तो जे के बाद हमको क्या करना है? +3 यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर 10 है, 10 में 3 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 13। 13 नंबर पे क्या आता है भैया? एम आता है, एम। तो ऑप्शन में देखिए एम किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है और सी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी तो नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। इस प्रकार से एलिमिनेशन भी कीजिएगा आप, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, फिर से देखते हैं। अब दूसरे में देखते हैं।
तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर यहाँ पर 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 16 है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या है, 2 है, फिर 4, फिर 8 और फिर 16। तो यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है, तो देखिए 2 का गुणा 2 से करिएगा तो कितना आ जाएगा 4, 4 का गुणा 2 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8, 8 का गुणा 2 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 16। इसी प्रकार से बस गुणा 2 करते चलना है, हमारी सीरीज आते जाएगी। तो भैया 16 के बाद गुणा 2 करेंगे तो हमको अगली संख्या मिल जाएगी, तो वो क्या होगी 32। यहाँ पर आ जाएगा m के बाद 32। तो देखिए m 32, देखिए ये ऑप्शन ए में भी है और सी में भी है, इसका मतलब हमको अगले वर्ड में जाना ही होगा। चलिए अब फिर से देखते हैं, आगे। अब थर्ड पे आते हैं जेड में। तो जेड के बाद है डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद है टी और टी के बाद है क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं संख्या लिखूं तो इसका तो 26 नंबर पे, फिर है 23 और फिर है सीधा 20, उसके बाद है 17। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या हो रहा है, 26 के बाद 23 मतलब -3 हो रहा है, 23 के बाद 20 मतलब -3, 20 के बाद 17 मतलब -3। तो यहाँ पर हमको अगले 17 में भी जाहिर सी बात है क्या करना होगा, -3। तो 17 - 3 बराबर 14। तो यहाँ पर 14, तो 14 का अल्फाबेट कौन सा है, तो 14 में अल्फाबेट आता है एन, एन। यहाँ पर हो जाएगा एन। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। तो देखिए इतना टाइम मुझे सिर्फ आपको समझाने में लग रहा है, आपको ये सब नहीं करना है, आपको सीधा यहीं पर से सॉल्व करते चलना है। ये तो बस मुझे आपको समझाने की जरूरत हो रही है, इसलिए मुझे इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर बिगिनर्स भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे उनको भी ध्यान में रखकर चलना पड़ रहा है। तो आप अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप स्पीड करके भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान का पैटर्न है, अभी एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न घुसेड़ दिया जाता है। ठीक है, तो वही है। तो क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रेणी दिया है आपको 3, 9, 27, 81, 243 और 700। तो आपको बताना है, सबसे पहले ए दिया है कि यह एक गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी आखिर क्या होती है। ठीक है, तो यहां पर आपको देखना है, गुणोत्तर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जिसमें किसी एक संख्या को गुणा करते आप चलते जाइए, फिर अगली आपकी पद यहाँ पर आते जाएंगे। जैसे 2 के बाद अगर मैं कोई एक विशेष संख्या का गुणा कर रहा हूँ, जैसे मैं 4 का गुणा कर रहा हूँ, ठीक है, 4 का गुणा तो कितना आएगा 8। तो 8 में भी मैं क्या गुणा करूंगा, 4 को ही गुणा करूंगा, तो 32। अब 32 से भी मैं 4 का गुणा करूंगा, 32 से गुणा करूंगा 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128। तो इस प्रकार से किसी विशेष संख्या को अगर हम गुणा करते जाएं, गुणते जाएं, फिर जो हमको संख्याएं मिलती है वही हमको गुणोत्तर श्रेणी प्रदान करती है। तो चलिए, तो हमको देखना है 3, 9, 27, 81, 243 और 729 में क्या एक गुणोत्तर श्रेणी है। तो देखिए 3 का गुणा अगर मैं 3 से करूं तो 3 तिया 9 आ रहा है, फिर 9 का गुणा फिर मैं 3 से करूं तो कितना आ जाएगा 27, 9 तिया 27, 27 का गुणा फिर मैं 3 से करूं तो 81 आ जाएगा, फिर 81 का गुणा फिर मैं 3 से करूं तो 243 आ जाएगा, 243 का गुणा फिर मैं 3 से करूं तो 729 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, हम किसी विशेष संख्या का एक संख्या से गुणा कर रहे हैं, फिर हर संख्या से उसको गुणा करते जा रहे हैं, एक श्रेणी बन रही है, तो जाहिर सी बात है ये गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, तो पहला तो ये सत्य होगा। उसके बाद आते हैं दूसरा, क्या इसका सार्व अनुपात 3 है। तो दोस्तों अगर हमको सार्व अनुपात निकालना है तो बस हमको क्या करना होगा, दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग देकर देखना होगा। चलिए पहले इसको मैं क्लियर करता हूं, है ना, तब अच्छे से समझा पाऊंगा, क्लीन दिखेगा सब चीजें। तो देखिए मैंने क्या कहा, दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग देकर। तो देखिए दूसरी संख्या है 9, फिर पहली संख्या उसके लिए होगी 3, तो 9 को भाग दीजिए 3 से, तो 3 1 कम 3, 3 तिया 9, तो इसमें कितना आया 3 आया। फिर देखिए दूसरी संख्या, अब इन दोनों में देखते हैं, तो दूसरी संख्या 27 है, 27 को भाग देंगे 9 से, तो देखिए 27 भागी 9, अब कितने बार में जाएगा 3 बार में, तो फिर से 3 आ गया। फिर से इन दोनों को देखते हैं, तो यहाँ पर दूसरी संख्या है 81, पहली संख्या हो जाएगी 27, तो इसमें हम भाग देंगे तो 27 से कम 27, 27 तिया 81।
तो जाहिर सी बात है हर संख्या को भाग देने पर कितना आ रहा है, 3 3 3। तो दोस्तों यहाँ पर हमको मिल रहा है सार्वनुपात 3 है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब देखिए बारी आती है अगले पद की। तो अगर अगला पद निकालना है, ठीक है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है हर संख्या में हमने किसका गुणा किया है, 3 का गुणा किया है, तभी तो अगली संख्या मिली। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमको यहाँ पर अगला पद निकालना है तो ठीक अंतिम पद में 729 में हमको 3 से गुणा करना होगा। हमारी अगला पद यहाँ पर इजिली मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, 2 3 दूनी 6 और 2 8 और 7 तिया 21। देखिए 2187 यहाँ पर हमको मिल गया। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट होगा। अब डी देखते हैं। इस श्रेणी का 8वां पद 6 5 6 1 है। अब देखिए 8वां पद हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 3 3 6 6 पद तो वैसे ही थे। 7वां पद हमको 2187 मिल ही गया। इसके बाद हम फिर से इसमें 3 का गुणा करेंगे तो जाहिर सी बात है 8वां पद मिल जाएगा। लेकिन हमको अगर हमको 10वां पद 12वां पद बोला रहता तो हम कैसे करते। तो दोस्तों इसके लिए शानदार सा एक सूत्र आपको याद रखना है, ARN-1, ARN-1, जहां पर A जो है ये प्रथम पद होता है, ठीक है, R जो होता है ये होता है सार्वनुपात, जो कि यहां पर हमने निकाला है सार्वनुपात, और जो N होता है वो पदों की संख्या। ठीक है, तो यहां पर से हम निकालते चलते हैं। चलिए अब हमको 8वां पद निकालना है तो हम सूत्र से निकालते हैं। ठीक है, आप यहां पर गुणा 3 करके भी निकाल सकते थे। तो देखिए प्रथम पद इसमें कौन सा है भाई, तो प्रथम पद है 3, यह सूत्र में मान रख रहा हूं, गुणा R का मान कितना है, तो सार्वनुपात कितना मिल रहा है हमको, 3, तो 3 मिल रहा है। अब N का मान हमको कौन सा पद चाहिए, 8वां, तो N बराबर कितना हो जाएगा, 8, ठीक है, और फिर -1, ARN-1। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सॉल्व कीजिए, तो 3 गुणा 3 का घात 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर कर आप बताइएगा कि यहां पर 6 5 6 1 आ रहा है या नहीं। अगर नहीं तो ऑप्शन डी सही होगा, सॉरी अगर आ रहा है तो ऑप्शन डी सही होगा, अन्यथा गलत। इसको सॉल्व करके आप इसमें मुझे कमेंट बॉक्स पर आंसर दीजिएगा, तभी मैं मानूंगा कि आप इसमें ध्यान दे रहे हैं। कुछ भी नहीं करना है, बस सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए फिर ऑप्शन कौन सा होगा सही आपको बताना है। सारी चीजें तो मैंने सॉल्व कर दी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी कूट भाषा में पेंसिल को RGPEKN लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इरेजर को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही शानदार, इसमें भी आपको प्लेस वैल्यू जाननी जरूरी है। बस जो अगर आपको पता है तो आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पेंसिल और RGPEKN में देखते हैं। तो देखिए P का कितना होता है, P होता है 16वें नंबर पे, E होता है 5वें नंबर पे, N होता है 14वें नंबर पे, T का है 3, I का है 9 और L का कितना है 12। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से R का हम देखते हैं। तो R का कितना है भाई, तो R का है 18 नंबर पे, G आता है 7 नंबर पे, P होता है 16 नंबर पे, E है 5, K है 11 और N आता है 14। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऐसा समीकरण बन रहा है जिसमें ये जो है व्यवस्थित है। अगर मैं इनको ध्यान से देखूं तो देखिए P के बाद P, यहाँ पर P है तो यहाँ पर R है। तो देखिए 16 के बाद 18 आ रहा है, 16 के बाद 18 आ रहा है, 5 के बाद 7 आ रहा है, 14 के बाद 16 आ रहा है, और फिर 3 के बाद कितना आ रहा है 5 आ रहा है, और 9 के बाद 11 आ रहा है, और 12 के बाद कितना आ रहा है 14 आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें ना तो 16 के बाद 18 है मतलब यहाँ पर +2 हुआ है। ठीक उसी प्रकार से 5 के बाद 7 हुआ है तो यहाँ पर +2 हुआ है। वहीं 14 के बाद 16 आया तो +2 हुआ है। इसका मतलब हर संख्या में हमको +2 करके बस आंसर देना था। ठीक इसी प्रकार से अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया, अब इसका आंसर आप चुटकी में देने वाले। तो इरेजर हमको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, क्या लिखना है, इरेजर, इरेजर, इसको हमको क्या लिखना है। ठीक है, तो चलिए तो सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। ई का कितना होता है भाई, ई का 5, आर का 18, ए है 1 पर, एस होता है 19, ई होता है 5, आर होता है 18 नंबर पे। तो हमको बस +2 करते चलना था। तो देखिए +2 कीजिए तो भाई
5 प्लस 2 यहाँ पर 7 हो जाएगा, 18 प्लस 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, फिर 1 प्लस 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 19 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 21, और 5 प्लस 2 करेंगे तो 7, और 18 प्लस 2 करेंगे तो 20, और कुछ भी नहीं करना। बस अब इसका मान निकाल दीजिए भाई, रख दीजिए, सीधा आपका आंसर आ गया। तो 7वें नंबर पे क्या आता है जी, 20वें नंबर पे आता है टी, तीसरे नंबर पे आता है सी, 21वें नंबर पे आता है यू, 7वें नंबर पे आता है जी, और 20वें नंबर पे आता है टी। तो जी टी सी यू जी टी, तो जी टी सी यू जी टी ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, बस आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। देखिए मुझे कैसे याद है, बस प्रैक्टिस, आप बस प्रैक्टिस करते जाइए, आपको ये चीजें याद होते जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप लिखते चले जाएंगे उसको फिर वहां पर सॉल्व कर रहे हैं, मोस्टली लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन वर्तमान में जो खेल है वो टाइम का ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा है लेकिन हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पर कूट भाषा दी गई है, और यहाँ पर देखिए ये कूट भाषा दी गई है, और यहाँ पर उससे संबंधित संख्याएं दी गई है। तो यहाँ पर सही जोड़ी को आपको मिलाना है। वर्तमान में इसी पैटर्न पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर लिखा है स्काई इज ब्लू को अगर 4 7 3 लिखा जाता है, ब्लू सी वाटर को अगर 3 9 5 लिखा जाता है, वाटर इज कोल्ड को अगर 5 7 2 लिखा जाता है, तो बताइए भैया यहाँ पर से मिलाइए। आपको स्काई को क्या बोला जाता है, इज को क्या बोला जाता है, ब्लू को और वाटर को, यहाँ पर अगर उनको सब संख्याओं को बस यहाँ पर मिलाते चल रहे हैं। तो देखिए बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले देखिए स्काई इज ब्लू, पहला और दूसरा में देखिए, पहला और दूसरा में देखिए, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो स्काई इज ब्लू और ब्लू सी और वाटर, ब्लू सी वाटर, इन दोनों में क्या कॉमन है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखिए ऊपर में भी ब्लू है और नीचे में भी ब्लू है। ठीक गया। अब संख्याओं में देखिए कौन सा कॉमन है, तो ऊपर में भी 3 कॉमन है और यहाँ पर भी 3 है भैया। ठीक है, तो यहाँ पर से ब्लू और 3, तो ब्लू का सीधा हो जाएगा 3, ब्लू को हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। बस इसी प्रकार से आपको कनेक्ट करना था, हो गया। अब हम आगे चलते हैं, अब पहले और दूसरे में हो गया, अब हम चलते हैं दूसरे और तीसरे में, दूसरे और तीसरे में कंपेयर करें। तो दूसरे और तीसरे में कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर दूसरे में वाटर कॉमन है और यहाँ पर भी वाटर। ठीक है, बताइए भैया संख्याओं में देखिए तो यहाँ पर भी, यहाँ पर 3 9 5 है और यहाँ पर 5 7 2, तो देखिए यहाँ पर 5 कॉमन है, यहाँ पर भी 5 कॉमन है। ठीक है, तो भैया वाटर का क्या हो जाएगा, वाटर, वाटर हो जाएगा 5। ठीक है, सबको निकाल के दिखा रहा हूं मैं, आप यहाँ पर से इतने में ही बना सकते थे या इतने से ही आंसर आ जाएगा अगर यहाँ पर एलिमिनेट करके करोगे तो, लेकिन मैं सबको निकाल के दिखा रहा हूँ। देखिए पहला और दूसरा का हो गया, दूसरा और तीसरा का हो गया, बचा क्या, सीधा पहला का कंपेयर हम तीसरे से करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला में और तीसरा में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर इज कॉमन है और यहाँ पर भी इज कॉमन है। अगर यहाँ पर संख्याओं में देखूं पहला और तीसरा में, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर भी 7 है, तो बताइए भैया इज का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ब्लू वाटर इज, ब्लू वाटर इज, स्काई का बस निकालना है हमको। तो भैया यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इज और ब्लू ये तो बुक हो गया है 7 और 3 में, तो सिर्फ और सिर्फ बचा क्या, यहाँ पर स्काई के लिए बचा है 4, और कहीं भी स्काई है क्या, नहीं है, तो स्काई का सीधा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो देखिए हर शब्दों का मैंने संख्या यहाँ पर निकाल दिया है, बस आपको अब सही जोड़ी मिलाना है। तो सही जोड़ी में आंसर क्या होगा भाई, तो देखिए स्काई का नंबर 4 होगा, इज है 7 नंबर पे, ब्लू है 3 नंबर पे और वाटर है 5 नंबर। ठीक है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा IQ। तो देखिए IQ और फिर दूसरा का क्या हो जाएगा P, दूसरा P और 3R और ये, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही यहाँ पर मिल गया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए कुछ भी नहीं था, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 7। यदि किसी कूट भाषा में प्लस का अर्थ है गुणा, ऋण का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ है धन और भाग का अर्थ है ऋण, तो यहाँ पर आपको बस 18 ऋण 6 धन 2 गुणित 5 भागित 3 का मान निकालना है। सबसे इजी क्वेश्चंस में से एक है,
लेकिन इसको समझने से पहले एक चीज आपको बता दूं, बॉडमास रूल, बॉडमास, ठीक है, बॉडमास, अगर किसी को नहीं पता होगा उसके लिए। तो ये जो है समीकरण को सॉल्व करने का एक क्रम बताता है। अगर आपके पास बी फॉर होता है ब्रैकेट, ओ फॉर होता है ऑफ मतलब का, डी फॉर होता है डिवाइड मतलब भाग, एम फॉर होता है मल्टीप्लाई मतलब गुणा, ए फॉर होता है ऐड मतलब प्लस, एस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन मतलब होता है माइनस। तो इस क्रम में हमको सॉल्व करना है। अगर आपको भाग दिखे तो सबसे पहले भाग को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद गुणा को, उसके बाद धन को, उसके बाद इसी समीकरण के आधार पर ही आपको ये जो पैटर्न है वो इजीली सॉल्व होगा, अन्यथा बहुत लोग इसमें गलती करते हैं। चलिए भाई, तो देखिए 18 ऋण 6 धन 2 गुणित 5 भागित 3, बस अब हमको चिन्हों को परिवर्तित करना है। तो देखिए यहां पर दिया है 18, तो 18, उसके बाद ऋण को हम क्या बोलते हैं, ऋण को हम लिखेंगे क्या, भाग लिखेंगे, तो भाग लिख देंगे भाई। उसके बाद आएगा 6, तो 6, फिर धन आ गया, तो धन को हम क्या लिखने वाले, देखिए धन का अर्थ है गुणा, तो लिख दीजिए भाई धन का अर्थ है गुणा। उसके बाद है संख्या 2, फिर उसके बाद गुणा है, तो गुणा का अर्थ क्या है, धन, तो यहाँ पर धन लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 5। उसके बाद भाग का अर्थ, देखिए भाग का अर्थ क्या है, ऋण है, ये हो जाएगा ऋण, ठीक है। बस अब इस क्रम से हमको सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए बॉडमास रूल से सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना है, भाग वाले पद को, ठीक है। तो देखिए 18 भागित 6, तो कितने बार में जाएगा, 6 तिया 18। उसके बाद यहाँ पर अगर फिर से लिखना है तो फिर से लिख दीजिए, ठीक है, +5 -3। देखिए बिगिनर्स के लिए मैं A to Z बार बार लिख रहा हूँ ना इसको। फिर है गुणा को सॉल्व करना है हमको पहले, तो 3 दूनी 6, फिर धन 5 ऋण 3, अब कर सकते हैं, अब धन ऋण में उतना दिक्कत नहीं होता, 5 ऋण 3, तो 5 ऋण 3 कितना हो जाएगा 2, 6 धन 2 कितना हो जाएगा 8। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से बॉडमास रूल आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, जिस प्रकार पुस्तक का संबंध पढ़ना से है, पुस्तक को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, उसी प्रकार गीत का संबंध किससे होगा। तो आपका ऑप्शन है ए संगीत, बी गाना, सी लिखना, या डी सुनना, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे होंगे पुस्तक को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो यहां पर गीत का हमारा संगीत तो नहीं होगा, गीत का काम है, गीत को हम क्या करते हैं, गीत को हम क्या करते हैं, गाते हैं, ये हो सकता है। गीत को हम लिखते हैं क्या, नहीं। गीत को हम सुनते हैं क्या, ये हो सकता है। लेकिन अब इन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो इसको हम सही आंसर क्या लेंगे। तो दोस्तों यहां पर अगर हम देखेंगे, पुस्तक का काम है पढ़ना, मतलब पुस्तक को हम पढ़ते हैं, लेकिन गीत को हम क्या करते हैं, मोस्टली क्या करते हैं, गाते हैं, तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होगा। अब सुनना क्यों नहीं होगा, तो दोस्तों हम पोयम को भी सुनते हैं, है ना, किसी के भाषण को भी सुनते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज है जिनको सुना जाता है। तो यहाँ पर गीत के लिए ऑथेंटिक सुनना ये सही नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। देखने को तो बहुत ही ईजी लग रहा है, लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पर होता है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित समानता में देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएंगे। अब देखिए ये तो बहुत ही चुटकियों वाला प्रश्न दे दिया है ना, इसका आंसर आप खुद देंगे मुझे कमेंट बॉक्स पर, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, तभी मुझे लगेगा कि हाँ यार आप मेरे साथ बने हुए हैं, ठीक है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, देखिए हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कभी सरल तो कभी कठिन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही शानदार। तो देखिए ACE और FHJ एक जोड़ी है, ठीक उसी प्रकार से MOQ और RTB एक जोड़ी है, ठीक है। तो ये एक सही समानता है, मतलब इन दोनों में जो रिलेशन है, मतलब इस जोड़ी और इस जोड़ी में जो रिलेशन है, साथ ही साथ इन जोड़ी और इस जोड़ी में जो रिलेशन है, दोनों के दोनों समान है, यह भी कथन है। कारण बोल रहा है दोनों जोड़ियों में प्रत्येक अक्षर में समान अंतर अर्थात +5 जोड़ा गया है। तो इसके लिए तो हमको सभी का स्थान निकालना होगा, रखना होगा, तभी तो हमको आंसर मिलेगा। चलिए भाई रखते चलते हैं हम विद्यमान। तो देखिए ए कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर, सी है 3 नंबर पे, ई है 5 नंबर पे, एफ है 7 नंबर पे, एच है 8 नंबर पे, जे है 10 नंबर पे, ठीक है। सॉरी एफ तो 6 नंबर पे होता है ना, एफ 6 नंबर पे। ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं एम को, एम है 13 नंबर पे, ओ है 15 नंबर पे, क्यू है 17 नंबर पे,
R होता है 18 नंबर पे, T है 20 नंबर पे, V होता है 22 नंबर पे, 22 नंबर। अब इस प्रकार से हमने रख लिया। अब देखते हैं हम इसमें समानता क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले में 1 है और यहाँ पर 6 है। यहाँ पर 1 और 6 में देखिए तो यहाँ पर +5 किया गया है। ठीक इसी प्रकार से C और H में अगर हम देखें तो 3 के बाद 8 है तो यहाँ पर भी +5 किया गया है। और इसके बाद 5 और 10 में देखिए तो यहाँ पर भी क्या किया गया है, +5 किया गया है। मतलब पहली संख्या और दूसरे वर्ड की पहली संख्या में +5 किया गया है। इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनको जमाया गया है। अब दूसरे जोड़े में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 18 है, तो जाहिर सी बात है 13 + 5 18 होगा। यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर भी +5 ही किया गया है। और यहाँ पर 17 है और यहाँ पर 22 है, तो यहाँ पर भी +5 ही किया गया है। तो दोस्तों दोनों जोड़ियों में +5 का जो है समानता है। और वहीं तो हमारा अभिकथन तो यहाँ पर सही है कि दोनों समान है। और यहाँ पर कारण बोला है कि दोनों जोड़ियों में प्रत्येक अक्षर में समान अंतर +5 जोड़ा गया है, जो कि ये भी 110% नहीं है। +5 ही तो जोड़ के बनाए हैं। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा कथन और कारण दोनों सत्य है, और जो कारण है कथन की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, इजी था ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से विषम को चुनिए भाई। देखिए नया पैटर्न है, विषम को चुनना है। तो ये इसमें क्या समानता है देखते हैं, किस प्रकार से अरेंज हुआ है ये देखते हैं। तो देखिए 8 के बाद है 27, 27 के बाद है 64, 64 के बाद है 100, 100 के बाद है 125, 125 के बाद है 216। तो अगर हम इसका पैटर्न देखें तो अगर आप अंतर निकालें ना तो अंतर तो बहुत बड़ा बड़ा आएगा, तो उसमें तो आंसर नहीं आने वाला। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो देखिए 8 को अगर हम देखें तो 8 है, 2 के पहाड़े में कितने बार आएगा, 3 बार। मतलब 2 को गुणा करेंगे तो 8 आएगा। इसका मतलब 8 होता है 2 का त्रिघात। ठीक है, 27 है यहाँ पर 3 का त्रिघात, 3 को 3 बार गुणा करो। 64 है यहाँ पर 4 का त्रिघात। 100 को अगर हम देखें तो ये किसके त्रिघात में आएगा, नहीं ये किसी के त्रिघात में नहीं आएगा, ये सीधा आएगा 10 का वर्ग है, 10 का वर्ग 100। 125 है 5 का त्रिघात। ठीक है, 216, 216 अगर हम देखें तो ये 6 का त्रिघात है, 6 का क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पर विषम को चुनना है भाई। विषम हमको सीधा सीधा सामने में दिख रहा है क्या, कि यहाँ पर बाकी सभी जो है किसी संख्या के त्रिघात अर्थात क्यूब है, लेकिन केवल और केवल 100 ये 10 का वर्ग है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 100 बाकी सभी से अलग है, बाकी सब क्यूब है, केवल और केवल यही घन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऐसा मत सोचिए यार कि यहाँ पर इजी इजी मैं करा रहा हूँ, इजी नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। उसके बाद हम इसको कूट आधारित प्रश्नों में देखेंगे, बहुत ही अच्छे लेवल पर जाएंगे। क्योंकि ये पहला है तो ये कमेंट मत कीजिएगा कि बहुत ही आसान स्तर जरूर बढ़ेगा और 110% बढ़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। निम्नलिखित में से विषम शब्द को चुनिए। अब विषम क्या है, मतलब कोई 3 समान होंगे एक अलग होगा। कौन सा है भाई, वर्ग है, आयत है, समलंब है और घन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आपको 2 कॉन्सेप्ट बताऊं, उस आधार पर हम यहाँ इसको विषम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले वर्ग कैसे बनता है, इस प्रकार से। आयत कैसे बनेगा, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। समलंब चतुर्भुज बनेगा, ये इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि आमने सामने की भुजा समांतर होती है। घन देखें तो घन कैसे बनेगा भाई, प्रकार से आप क्यूब देखें ना ये। तो अगर आपने आकृति पहचान ली तो इसका आंसर चुटकियों में दे सकते थे ना, जाहिर सी बात है दे सकते थे। वर्ग में अगर हम देखें तो इसमें 4 कोने हैं, आयत में भी 4 कोने, 1 2 3 4, समलंब में भी 4 कोने, 1 2 3 4, लेकिन घन में आपको कितने देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये हमारा अलग होगा बाकी सबसे। अब देखें यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट बनता है कि देखिए दोस्तों, वर्ग ले ले, आयत ले ले या समलंब चतुर्भुज ले ले, ये सभी जो आकृतियां हैं, तीनों आकृतियां होती है 2D में, द्विविमीय। इसका मतलब हम इसको पेन पेपर में बना सकते हैं। लेकिन जो घन है ये होता है 3D आकृति, त्रिविमीय। इसको हम पेन पेपर में आसानी से नहीं बना सकते। इसको देखने के लिए 3D तीनों विमाओं की हमको जरूरत होती है। तो इस कॉन्सेप्ट से भी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, यहाँ पर दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम कर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित अक्षर समूह में से विषम को चुनिए। फिर से विषम में आ गया। देखिए विषम
बार बार आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही टॉपिक को हम बार बार पढ़ रहे हैं, हम एक ही जो से टॉपिक है ना उसके अंदर सब टॉपिक देख रहे हैं। इस प्रकार से घुमा घुमा के प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है यार। ए जेड देखें, बी वाई देखें, सी एक्स देखें, ई एफ देखें और डी डब्ल्यू में ऐसा कौन सा वर्ड्स है जो विषम है। अगर किसी ने पहले पढ़ा होगा तो इसका आंसर चुटकियों में देने वाला है, लेकिन किसी ने नहीं पढ़ा तो उसकी हालत खस्ता होने वाली है। कैसे? तो देखिए यहाँ पर इनकी नंबरिंग देखते हैं। तो ए का 1 है, जेड का होता है 26, बी का होता है 2, वाई का होता है 25, सी का होता है 3 और एक्स का होता है 24, ई का होता है 5, तो एफ का होता है 6, डी का होता है 4, तो डब्ल्यू का होता है 23। तो देखिए इन दोनों में जैसे ए और जेड में एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ए और जेड में तो ए है पहले नंबर पे, जेड है 26 नंबर पे, तो इन दोनों में कैसे समानता है? तो देखिए जो पहला है ना, पहले वर्ड को 27 में से माइनस करेंगे। 27 में से पहला वर्ड क्या है? 1 है, तो इसमें से माइनस करेंगे ना तो दूसरा वर्ड हमको मिल जाएगा, तो सीधा आ रहा है 26, ठीक है। उसी प्रकार से बी वाई में देखते हैं। बी वाई में बी का आता है 2, वाई का आता है 25, तो हमको क्या करना है? 27 में से माइनस करना है पहले वर्ड के, तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर दूसरा वर्ड हमको मिल जाएगा 25, ठीक है। तो इस प्रकार से सी में देखें, सी और एक्स में 3 है, यहाँ पर 24 है, तो देखिए 27 में से माइनस करते हैं किसको? 3 को, यहाँ पर 24 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ई और एफ में देखें, तो ई और एफ में अगर हम देखें तो 5 है, यहाँ पर 6 है, तो 27 में से माइनस कीजिए 5 को, तो यहाँ पर तो 21 आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए था 6, तो ये सीधा से बात है, ई और एफ अलग हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ई और एफ आएगा ना, ई और एफ है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। लेकिन क्या हम इस प्रकार से सॉल्व करते रहेंगे? क्या हमारे पास इतना टाइम है? नहीं, सीधा हमको एक चीज याद रखनी है, क्या? जस्ट अपोजिट नंबर। चलिए उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए सीधा हमको याद रखना है, ए के अपोजिट क्या आता है? जेड। इसको याद रखना है अपने को, आजाद या फिर अजहर, जो भी आप याद रखें। तो आजाद में देखेंगे तो यहाँ पर ए का उल्टा जेड होगा, वहीं पर बी का उल्टा वाई होता है, तो बॉय याद रखना है, बॉय, तो यहाँ पर बी भी आ रहा है वाई, तो बी का उल्टा वाई या फिर वाई का उल्टा बी। सी का उल्टा हो जाएगा कॉक्स, कॉक्स पढ़ो, ठीक है, कॉक्स से याद रखो या क्रैक से याद रखो, तो सी का उल्टा हो जाएगा एक्स। डी का होता है डब्ल्यू, तो डाउन से याद रखना, डाउन से, ठीक है, तो डी का होता है डब्ल्यू। ईवी, तो ईवी का हो जाएगा इवनिंग, या फिर ऐसे याद रख सकते हैं, एक याद रखो लव, ये तो हर किसी को याद है, लव। तो देखिए एल का उल्टा क्या होता है? ओ, या ओ का उल्टा एल, वहीं इसी प्रकार से वी का उल्टा होता है ई, और ई का उल्टा होता है वी, इस प्रकार से याद रख सकते, ठीक है। तो देखिए ई का वी हो गया लव से, एफ का यू, एफ का यू होता है फन से, फन। जी का होता है जीटी रोड, जी का उल्टा होता है टी, तो जीटी रोड याद रखना, ठीक है। एच का एस, तो हायर सेकेंडरी या फिर हाई स्कूल, इस प्रकार के एच का एस भी होगा। आई का होता है आर, तो ईरान याद रखो या फिर इंडियन रेलवे याद रखो, इंडियन रेलवे, उसमें भी आई आर आएगा। जे का उल्टा होता है के क्यू, तो जैक या फिर बोल दो जैकलिन, जैकलिन का याद नाम आ गया, मतलब आप भूलेंगे नहीं, जे का क्यू। के का उल्टा होता है पी, तो केपी सर, ऐसे याद रख ले, ठीक है, केपी सर। एल का होता है ओ, तो लव मैंने बता दिया, तो एल का होगा एल का उल्टा होगा ओ, बी का उल्टा होगा ई। एम का है एन, तो देखिए एम का एन, तो मैन, मैन से आप याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से अपोजिट अगर आपको याद है तो आप चुटकियों को कर सकते, ठीक है। तो सॉल्व कीजिएगा भैया, आप बताइए सीधा ऐसे बताइए, ठीक है। क्या ये सब करना पड़ेगा? नहीं, सीधा आपको याद रखना है, ए का जेड होता है ना भाई, होता है, बी का वाई होता है बॉय, सी का एक्स होता है क्रैक्स, हाँ होता है, ई का एफ होता है क्या? नहीं, क्या होता है? एल ओ वी ई, तो ई का क्या होता है? वी होता है, तो ये सीधा गलत है, मतलब विषम है, तो सीधा आंसर होगा सी। डी का डब्ल्यू, डी का डब्ल्यू डाउन से याद रख लेना, ठीक है, तो ये अपोजिट आपको याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि किसी समीकरण को सत्य बनाने के लिए चिन्हों को बदलना है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। समीकरण दिया है 8 धन 4 ऋण 2 गुणित 6 भागित 3 बराबर 32 लाना है।
तो यहाँ पर आप किस चिन्हों को प्रयोग करें, मतलब चेंज करेंगे तब 32 आएगा। तो मेरा जो अप्रोच होता है मैं नीचे से सॉल्व करता हूँ, आप ऊपर से भी सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन इसका सिर्फ सीधा और सीधा सॉल्यूशन यही है कि आपको एक एक करो रख रख के चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका बॉडमॉस रूल बहुत काम आएगा। तो मैं नीचे से चेक करता हूँ, तो डी से चेक करता हूँ। तो देखिए माइनस को भाग लिखना है और भाग को माइनस लिखना है। चलिए लिखते जाइए। तो यहाँ पर 8, देखिए धन को तो चेंज नहीं करना, तो वैसे का वैसे ही रहेगा 4। ठीक है, ऋण को लिखना है भाग, तो ऋण को लिखना है भाग, भाग लिख दिया मैंने। तो गुणा भी वैसे का वैसे रहेगा, और भाग को क्या लिखना है, ऋण लिखना है, ऋण। तो यहाँ पर 3। अब बताइए इस बॉडमास रूल से सबसे पहले हमको भाग को सॉल्व करना होता है, फिर गुणा को सॉल्व करना होता है, फिर धन और फिर ऋण। धन और ऋण को आप आपस में बदल सकते हैं, किसी को भी पहले सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले भाग को सॉल्व कीजिए, तो कितना आएगा, 2 को भाग दीजिए 4 से, तो 4 को भाग दीजिए 2 से, तो 2 दूनी 4, तो 2 आएगा। फिर यहाँ पर 6 आएगा, और यहाँ पर 8 धन ऋण 3। ठीक है, अब गुणा को सॉल्व कीजिए, तो 6 दूनी 12 धन 8 ऋण 3। अब कुछ भी कर सकते हैं, पहले ऋण भी कर सकते हैं, पहले धन भी कर सकते हैं। तो जैसे 12 ऋण 3 किया तो कितना आएगा 9, और 8 9 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 17। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 17 आ रहा है, क्या हमको चाहिए था 32, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो प्लस और गुणा को आपस में चेंज करना है। तो चलिए भैया, तो देखिए 8 प्लस की जगह में गुणा लिखना है, तो ये हो जाएगा 4, ऋण वैसे का वैसा 2, गुणा की जगह में क्या रहेगा प्लस रहेगा। ठीक है, भाग तो वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको सॉल्व करना है भाग को, तो 6 को भाग दीजिए 3 से, तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, प्लस यहाँ पर -2, 8 चौक कितना हो जाएगा 32। ठीक है, तो चलिए भैया ये 2 और 2 कट गया, तो ये हो जाएगा हमारा 32 करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, यही तो चाहिए था हमको 32। ठीक है, तो देखिए ऊपर से हम जाते ना तो हमको ए को भी और बी को भी सॉल्व करना पड़ता है, तो नीचे से जो मेरा पैटर्न है मैं नीचे से सॉल्व करता हूँ, क्योंकि मोस्टली नीचे से ही ऑप्शन होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, आप किधर से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, रिलेशन से, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। अभी कथन है ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, सी डी का पिता है, तो ए डी का चाचा है या बुआ है। कारण दिया है ए का लिंग निर्धारित नहीं है क्योंकि भाई शब्द केवल पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसके लिए हमको सॉल्व करके देखना होगा। क्या, देखिए सबसे पहले ए बी का भाई है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ना मैं जो है कुछ चिन्हों का प्रयोग करता हूँ। तो देखिए हमेशा आपको याद रखना है ट्रायंगल, ट्रायंगल अगर मैं बनाऊं तो ये हो जाएगा पुरुष, मेल हो जाएगा, और अगर मैं सर्कल बनाऊं ना तो ये हो जाएगा फीमेल। ठीक है, महिला हो जाएगी। ये मेरा पैटर्न है, आप कुछ भी खुद लिख भी सकते हैं, मेल या फीमेल। ठीक है, तो चलिए लिया है ए बी का भाई है, तो देखिए ए जो है बी का भाई है, तो भाई है तो जाहिर सी बात है पुरुष होगा, तो इसको मैं ट्रायंगल में लिख देता हूँ। लेकिन बी का जेंडर तो यहाँ पर पता नहीं है, तो कुछ नहीं डालता। ठीक है, अब आता है बी सी की बहन है, तो जो बी है ना ये सी की क्या है, बहन है, सी की बहन है, तो बहन है तो मैं गोला लगा देता हूँ, इसका मतलब मुझे पता चल जा रहा है ये फीमेल है। अब बता रहे सी डी का पिता है, तो देखिए डी नीचे आएगा, नीचे, तो सी जो है डी का पिता है, तो देखिए ये पिता है तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, पुरुष होगा ना, ये पुरुष है तो मैंने ट्रायंगल बना दिया। तो ये हमको बन गया, ये चिन्ह हमारे बन गए। तो अब सीधा बताना है, तो क्या ए डी का चाचा है या बुआ है। तो देखिए सी का बेटा, ये सी का बेटा डी है, तो भैया ए क्या हो जाएगा, ए जाहिर सी बात है इस सी का भाई है ना, सी का भाई है, तो ये क्या हो जाएगा, ए जो है चाचा हो जाएगा। तो चाचा आना चाहिए या बुआ, तो चाचा आ गया, यहाँ लिखा है मतलब चाचा या बुआ जो भी सही हो, तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर चाचा आ गया। ठीक है, तो अभिकथन हमारा सही है। अब कारण की पुष्टि करते हैं, तो यहाँ पर ए का लिंग निर्धारित नहीं है क्योंकि भाई शब्द केवल पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर दिखा है ए का लिंग हमको पता है क्या है, पुरुष है, तो यहाँ पर ये कारण तो क्या हो जाएगा, गलत। तो दोस्तों ऑप्शन में है कथन सत्य है परंतु कारण असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बहुत ही शानदार वेन डायग्राम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा वेन आरेख निम्न के बीच संबंध को ठीक तरह से व्यक्त करता है। ठीक है, 4 प्रकार से आपको वेन डायग्राम दिए गए हैं, ए बी सी डी। यहाँ पर दिया गया है हमको कंपेयर करना है अंग्रेजी, चीनी और फ्रेंच। यहाँ पर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
अगर हम ध्यान से देखें तो अंग्रेजी है, चीनी है, चाइनीज और फ्रेंच, ये तीनों के तीनों क्या है, एक लैंग्वेज है, ठीक है, भाषा है, अलग अलग भाषा है। अंग्रेजी अलग भाषा, चाइनीज अलग भाषा, फ्रेंच अलग भाषा, या अलग अलग देश भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर किन्हीं दो का आपस में कनेक्शन या किसी तीन का आपस में कनेक्शन है क्या? बिल्कुल नहीं। अंग्रेजी अलग है, चीनी अलग है और फ्रेंच एकदम अलग है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सी में देखें तो एक दूसरे से संबंधित है, डी भी एक दूसरे से संबंधित है, बी भी एक दूसरे से कहीं ना कहीं संबंधित है, लेकिन ए जो है सभी से अलग है, मतलब सभी अलग अलग आइडेंटिटी रखते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोई भी जुड़ा नहीं है आपस में, ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ए वाला वेन डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार दिया है। दिए गए चित्र में वृत्त जो है चिकित्सक को निरूपित करता है। देखिए ये जो सर्कल दिख रहा है ना, ये सर्कल, ये किसको निरूपित करता है? चिकित्सक। यहाँ पर लिख दिया गया है लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं लिखता, ठीक है। चिकित्सक को निरूपित करता है डॉक्टर को। त्रिभुज जो है अभिनेताओं को निरूपित करता है। देखिए ये जो त्रिभुज है ना, ये बता रहा है अभिनेताओं को, ये अभिनेताओं को, ठीक है। और पंचभुज सज्जनों को निरूपित करता है। ये जो पंचभुज है ना, ये 5 भुजाएं हैं, ये बता रहा है सज्जनों को। तो हमको बताना है कि कौन से प्रतीक उन सज्जनों को निरूपित करते हैं जो अभिनेता भी है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं क्लियर कर लेता हूं तो समझाने में मुझे आसानी हो। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तो हमको बताना है कौन से प्रतीक उन सज्जनों को निरूपित करता है। देखिए सज्जन होने चाहिए, तो देखिए सज्जन तो होने चाहिए, मतलब ये आएगा, ये आएगा सज्जन, ये हमने ले लिया, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है? सज्जनों को निरूपित करता है जो अभिनेता भी हैं। इस बात को याद रखिए, ऐसे सज्जन बताने हैं जो अभिनेता भी है। तो देखिए ये जो है अभिनेता का है, अभिनेता का है, ठीक है। तो हमको बताने हैं ऐसे सज्जन जो अभिनेता भी है। तो हमको यहाँ पर दोनों क्या मिल रहे हैं? दोनों यहाँ पर केवल और केवल ये मिल रहे हैं, ये जो कि अभिनेता भी है और सज्जन भी है। तो इन दोनों में क्या है? स्टार और ये वाला साइन। देखिए ये वाला साइन है स्टार, देखिए आप, ये कौन सा में है? ऑप्शन नंबर ए में है क्लियरली। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। इसी प्रकार से बस इसको प्रत्यक्ष रूप से हमको समझना है, देखना है, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में कथन और निष्कर्ष वाले, बहुत ही शानदार। इसको हम बनाते हैं वेन डायग्राम से, ठीक है, बहुत ही ईजी होते हैं। कथन दिया है कुछ धातुएं लोहा है और कुछ लोहा भारी होता है। इससे हमको निष्कर्ष निकालना है सभी लोहे धातुएं हैं या सभी भारू धातुएं हैं। तो यहाँ पर कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है, आपको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है वेन डायग्राम। चलिए बनाते जाते हैं। तो कुछ धातुएं लोहा है बोलते हैं। तो देखिए एक डायग्राम में ये सर्कल में बना लिया, इसको मैं लिख देता हूँ धातु, धातु फॉर डी। और यहाँ पर बोल दिया गया है कुछ लोहा है, कुछ धातुएं लोहा है। तो कुछ को अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा भाग इसका क्या आ जाएगा, दूसरा पेन ले लेता हूँ तब अच्छे समझ में आएगा। ये धातु का सर्कल हो गया। अब एक बोलता हूं मैं, एक लोहा है, ठीक है। तो कुछ ही बस क्या है? लोहा है बोल रहा है, लोहा को मैं एल लिख देता हूं, ठीक है। अब यहां पर फिर बोल रहा है कुछ लोहा भारी होता है। कुछ लोहा क्या होता है? भारी होता है। देखिए ये लोहा है। अब इस लोहा में से कुछ लोहा को मैं एक वाइन डायग्राम में बना देता हूं भारी, भारी फॉर पी। देखिए यहाँ पर कुछ कुछ दिख रहा है, कुछ 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 कुछ, यहाँ पर भी कुछ कुछ दिख रहा है। तो इसी प्रकार से हमको वेन डायग्राम बनाना है। ये बन गया, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब निष्कर्ष इसके आधार पर बताना है अपने को कि सभी लोहे धातुएं हैं। तो बताइए यहाँ पर लोहा और धातुओं को देखिए, तो क्या यहाँ पर सभी लोहे धातुएं दिख रहे हैं? नहीं, यहाँ पर तो केवल और केवल कुछ की बात हुई है। तो सभी कैसे घुसा दोगे? तो दोस्तों निष्कर्ष एक तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। फिर आते दूसरे नंबर पे, सभी भारी धातुएं हैं। तो जो सभी भारी हैं क्या धातुएं हैं? यहाँ पर भारी है और यहाँ पर धातु है। क्या इन दोनों में कोई भी कनेक्शन दिख रहा है? नहीं, ये बीच में तो लोहा यहाँ पर घुसड़ गया ना, यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। तो सीधा से सीधा ये निष्कर्ष भी हमारा गलत हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार से हम 3 कथन वाले, 3 निष्कर्ष वाले, 3 कथन 4 निष्कर्ष, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले। ऐसा मत सोचिए हम इजी कर रहे हैं,
हम बेस बना रहे हैं, उसके बाद हम आगे जरूर जाएंगे। तो अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है ना यार, शानदार जरूर लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और शेयर अगर आप कर दे रहे हैं तो यार डन करके जरूर लिखिए कि आपने शेयर किया है। मुझे अच्छा लगता है कि हाँ यार आपका भी सपोर्ट मुझे मिल रहा है, क्योंकि ये सबको बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। और यहाँ पर PDF भी मुझे ही बनाना होता है, एडिटिंग भी मुझे ही करनी होती है, कंटेंट भी मुझे सर्च करना होता है, और मेरी खुद की स्टडीज़ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ मेहनत की है, तो बस आपका यही काम है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तब कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो आपके पास डिसलाइक बटन भी है, वहाँ पर डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये कथन वाले प्रश्न भी वर्तमान में पूछे जा रहे हैं। कैसे कि एक समूह संगीत प्रदर्शन देखने के बाद सतीश ने टिप्पणी की कि मृणाल ने अच्छा गाया। तो अब आपको निष्कर्ष में बताना है कि सतीश ने मृणाल के गायन की प्रशंसा की है, या दूसरा अन्य सभी गायकों ने अच्छी तरह से नहीं गाया। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए हमेशा जाना है आपको पॉजिटिव, और जितना बोला गया है उसी के आधार पर आंसर देना है, उससे ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है, जितना बोला गया है उतना। ठीक है, बस। तो यहां पर बोला है सतीश मृणाल की तारीफ करता है कि देख भाई मृणाल, उसने बहुत अच्छा गाया। तो पहला निष्कर्ष बोलता है सतीश ने मृणाल की गायन की प्रशंसा की। तो जी हाँ दोस्तों, सतीश ने मृणाल की गायन की प्रशंसा की, बोला तो मृणाल ने अच्छा गाया। दूसरा बोलता है अन्य सभी गायकों ने अच्छी तरह नहीं गाया। तो क्या सतीश ने ऐसा कहीं भी बोला है क्या कि भाई सिर्फ सतीश ने अच्छा गाया? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर सिर्फ होता ना तब हम थोड़ा सोचते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ की बात की नहीं गई है, अन्य गायकों की भी बात नहीं की गई है। तो दोस्तों निष्कर्ष 2 यहाँ पर गलत होगा, तो केवल और केवल निष्कर्ष 1 यहाँ पर अनुसरण करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही शानदार काउंटिंग फिगर से है ना, ये आपके सिलेबस में है। नीचे दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। काउंटिंग फिगर्स, काउंटिंग ट्रायंगल से क्वेश्चन है। ठीक है, तो भैया कितने त्रिभुज हैं बताना है, 29, 32, 31, 30। ठीक है, तो क्या यहाँ पर आप एक एक करके काउंट करेंगे, 1 2 3 4, और फिर बनाएंगे ऐसे, फिर 1 2 3 4? नहीं ना, इतना टाइम तो नहीं होगा हमारे पास, और इतना टाइम क्या, इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत होता है। तो मैं शानदार आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, इसको मैंने 20 भागों में बांट दिया। अब बताना है आपको कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों 1 2 और 3 त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज, लेकिन ऐसे काउंट नहीं करना, हमको नंबरिंग करनी है। ये है 1, ये है 2। ठीक है, अब बस आपस में इसको जोड़ देना, 1 धन 2 बराबर हमारा त्रिभुजों की संख्या 3 आ गई। चलिए ये देखिए, ये 1 और 2 भागों में बांट, अब काउंट कीजिए, अब नंबरिंग कीजिए, ये 1 ये 2 ये 3, बस आपस में जोड़ दीजिए, 1 धन 2 धन 3, तो 3 धन 2 5, 5 और 1 6, त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई? बस इसी प्रकार से हमको काउंट करना। ठीक है, अब देखिए ये वाले शेप को देखिए, ये वाले शेप को, ये वाले शेप को देखिए, इसमें काउंट करना है तो नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4, बताइए कितने त्रिभुज है? बस जोड़ना है, 1 धन 2 धन 4, कितना होगा? 4 3 7 2 9 और 1 10। इसका मतलब ये आकृति में कितने त्रिभुज? 10 त्रिभुज, इसमें हो गए 10। सेम आकृति तो ये भी है, तो इसमें भी कितने होंगे? 10। सेम आकृति तो ये भी है, इसमें भी कितने हो गए? 10। तो 10 धन 10 धन 10, तो कितने हो गए? 30। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर बीच में एक त्रिभुज दिख रहा है ना, बीच में भी एक त्रिभुज दिख रहा है, तो यहाँ पर एक त्रिभुज और हो गया। तो क्या यहाँ पर 31 त्रिभुज है, तो हमारा आंसर सी मार दूं? नहीं, यहीं पर तो गलती होती है, यहाँ पर 31 त्रिभुज नहीं है, एक और त्रिभुज मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा। तो दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर एक बड़ा त्रिभुज भी बन रहा है, ये देखिए तीनों को मिलाकर बड़ा त्रिभुज भी बन रहा है, तो ये भी तो एक त्रिभुज है। तो यहाँ पर एक और ऐड हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 30। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही शानदार है, ये भी काउंटिंग स्क्वायर से है, वर्ग की संख्या आपको बतानी है, ये इसके लिए भी मैं शानदार ट्रिक देने वाला हूँ। ठीक है, तो बताइए भाई 34 42 30 या 28, पहले काउंट कीजिए और बताइए क्या आंसर आएगा, आप बताइए। ठीक है, पॉज कीजिए और आंसर दीजिए इसका।
मोस्टली लोग गलत करेंगे और मोस्टली लोग सही भी देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा भाई, सॉल्व कीजिए। तो नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, तो इसको अगर हमको सॉल्व करना है क्या होगा, इसमें बस हमको नंबरिंग करनी है। तो देखिए ये वाला वर्ग हमको दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। इस वर्ग में देखिए जहां पर परपेंडिकुलर में भी 4 है, 1 2 3 4, और इधर से भी 4 है, 1 2 3 4, 4 बाई 4 का वर्ग को हमने देखा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करनी है, नंबरिंग। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने त्रिभुजों में किया था, तो देखिए 1 2 3 4, ठीक उसी प्रकार से यहाँ से भी कीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 आ गया। तो अगर 4 बाई 4 का है तो सीधा स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए, लेकिन आपको स्क्वायर वाली ट्रिक नहीं बता रहा हूँ मैं, नॉर्मल वाली ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पर 4 का गुणा आपको 4 से करना है, ठीक है, और फिर 3 का गुणा 3 से करना है, 2 का गुणा 2 से करना है, और 1 के साथ गुणा करने का कुछ है ही नहीं, तो सीधा 1 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 का गुणा 4 से कीजिए तो 4 का वर्ग, धन 3 का गुणा 3 से करेंगे 3 का वर्ग, धन 2 का गुणा 2 से करेंगे 2 का वर्ग, धन 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 का वर्ग लिख सकते हैं या 1। तो ये हो जाएगा 16 धन 9 धन 4 धन 1। तो 16 और 9, 25 4 29 और 1 30। यहाँ पर 30 तो हमको इतने में मिल गया, इतने में। तो क्या इतने ही वर्ग हैं, नहीं ना, हमारे ऊपर भी वर्ग हैं, यहाँ ये वाले। तो देखिए इन दोनों में, देखिए आप इन दोनों में, तो इन दोनों में ये 1 वर्ग हो गया, ये 2 वर्ग हो गया, लेकिन दोस्तों इन दोनों को मिलाकर 1 वर्ग बना है ये। तो दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी है कि हर आयत भी एक वर्ग होता है। ये आयत बन रहा है लेकिन वो भी एक वर्गमी की श्रेणी में आता है, लेकिन सभी आयत वर्ग हों जरूरी नहीं, सॉरी सभी वर्ग आयत हों ये जरूरी नहीं है, लेकिन सभी आयत वर्ग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने वर्ग मिल गए, 1 2 और ये बड़ा वाला 3, तो +3 करना है। और यहाँ पर छोटू सा एक और दिख रहा है यहाँ पर, तो टोटल कितने वर्ग हो गए, 34। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने कोशिश किया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं कराऊं, हर टाइप से मैं प्रश्न कराऊं, और आगे भी आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे। और इवन सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग ही नहीं, सभी चीज़ें आपको, सभी जो अदर टॉपिक्स है, जैसे अदर सब्जेक्ट है, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, उसके भी एमसीक्यूज मैं लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन तब जब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा डेली 8 बजे आपकी जो वीडियो है वो अपलोड हो जाए रीजनिंग की, और डेली 7 बजे सुबह मैथ्स की वीडियो अपलोड हो जाए, कोशिश करूंगा। ऐसा मैं गारंटी नहीं बोल सकता क्योंकि सभी चीज़ें खुद को करनी होती है, तो थोड़ा टाइम इधर ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो यार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जब आप ये करते हैं तो मुझे भी देख के अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आगे का काम जारी रखूँ। दोस्तों मेरे आज की वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।